गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम चेंजिंग क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे जो नियोजित विकास की राजनीति है उसका चैप्टर 3 जो अपन ने स्टार्ट कर दिया था, उसमें अपन ने बॉम्बे प्लान तक पढ़ भी लिया था। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मेरे को थोड़ा नोटिस नहीं था या मेरे को थोड़ी दिमाग में गलत बैठ गई थी कि जो सेकंड चैप्टर है वो अपना रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, सेकंड में आपका सेकंड चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ, केवल उसमें वो जो स्वतंत्रता पार्टी थी ना वो रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो मैं एक बार आपका रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जो चीज़ें अपन ने पढ़ी है उसको एक बार मैंने आपको सबसे पहले नियोजन बताया था। नियोजन क्या होता है बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। नियोजन क्या होता है? नियोजन यानी कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने के लिए हम जो योजनाएं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। उपलब्ध संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने के लिए बनाई गई योजनाओं को किस नाम से जाना जाता है? नियोजन के नाम से जाना जाता है। नियोजन के माध्यम से क्या क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है तथा आर्थिक स्थिरता क्या हो जाती है? आर्थिक स्थिरता के जो भी लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद में हमारा था भारत में विकास का अर्थ। भारत में विकास का अर्थ क्या बताया था मैंने? भारत में विकास का अर्थ बताओ, देखिए क्या कौन से दो वर्डों से भारत का विकास का अर्थ? भारत में विकास का अर्थ क्या है? भारत का आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक विकास का आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक सामाजिक न्याय। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक सामाजिक न्याय। इसके अलावा मैंने बताया था कि भारत में विकास का अर्थ क्या है कि भारत में विकास का अर्थ यही नहीं कि आर्थिक सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि तथा विकास के जो मुद्दे हैं जो भी वो किसी एक वर्ग के भरोसे नहीं छोड़े जाएंगे, ना तो किसानों के भरोसे, ना उद्योगपतियों के भरोसे, ना व्यापारियों के भरोसे, तथा इसमें सरकार को अपनी क्या करनी होगी? महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। फिर इसके बाद में मैंने बताया था आपको वामपंथी एवं दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग। बताओ देखिए वामपंथी का संबंध किनसे होता है और दक्षिणपंथी लोगों का संबंध किससे होता है? बताओ फटाफट। वामपंथी एक ऐसी विचारधारा के लोग होते हैं जिनका संबंध किससे होता है? गरीबों से होता है। वामपंथी विचारधारा के लोगों का संबंध किससे होता है? गरीबों से होता है। ठीक है, अर्थात वो वामपंथी विचारधारा के लोग जितनी भी योजनाएं सरकार लाती है गरीबों से संबंधित वो उनका बढ़ चढ़ कर क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत दक्षिणपंथी लोग क्या करते हैं? दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग क्या कहते हैं कि इसमें सरकार का गैर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तथा ये क्या कहता है? खुली बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। खुली बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। फिर मैंने आपको इसके बारे में नया टॉपिक पढ़ाया था आपको कि आज़ाद भारत के समक्ष जो दो मॉडल थे वो पढ़ाए थे मैंने। अर्थव्यवस्था के दो मॉडल, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल यानी कि जिसे उदारवादी मॉडल भी कहते हैं, ये कहाँ पर अपनाया गया था, कहाँ पर प्रचलित था? बताओ देखें कहाँ पर प्रचलित था, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। एक तो मेरे साथ साथ बोला करो या कमेंट बॉक्स में लिखा करो, जैसे मैं पूछता हूँ ना। तो उदारवादी मॉडल कहाँ पर अपनाया गया था? ये अमेरिका में अपनाया, यूएसए में अपनाया गया था। यूनाइटेड नेशन अमेरिका में, यूएसए में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में प्रचलित था। ठीक है, फिर इसमें क्या था कि ये क्या कहता था कि संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं? साधन होते हैं, उस पर किसका अधिकार होगा? निजी व्यक्तियों का अधिकार होगा। ठीक है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोगों का यह कहना था। जबकि समाजवादी लोगों का क्या कहना था कि पूंजीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, उत्पादन के सभी साधनों पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये समाजवादी व्यवस्था थी ये कहाँ पर प्रचलित थी? कमेंट बॉक्स में बताना देखें। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, कहाँ पर प्रचलित थी समाजवादी व्यवस्था को? ठीक है, फिर इसके बाद में भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ 1947। तो भारत के सामने विविधता थी कि मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाऊं या समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाऊं। तो भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था? वो दोनों के मिक्सर को फॉलो किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने किसको फॉलो किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। भारत ने क्या किया? छोटे उद्योगों, जो लघु उद्योग थे उन पर तो सरकार का अधिकार होगा, छोटे उद्योगों पर तो किसका होगा? निजी व्यक्तियों का अधिकार होगा। तथा जो बड़े उद्योग है, जो बड़े स्तर पर उद्योग है वो किसके? उसका जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ले ली। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा मॉडल है, विकास का कौन सा मॉडल? तो आप बता सकते हो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था क्या? बॉम्बे प्लान क्या बताया था? कब आया था बॉम्बे प्लान? 1944 में। 1944 में बॉम्बे में क्या हुआ? लगभग 8 उद्योगपतियों ने भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उसको चलाने के लिए
भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए एक जो क्या बनाई, एक मीटिंग की उस और एक योजना बनाई। भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उसके सुव्यवस्थित विकास के लिए क्या बनाई, बॉम्बे में क्या हुए, उद्योगपति इकट्ठा हुए, उस जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, बॉम्बे प्लान का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए बताओ देखें। सरकार को बड़े उद्योगों के विकास के लिए निजी क्षेत्र में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, निजी क्षेत्र तरह बड़े उद्योगों की जिम्मेदारी ठीक है, क्या करना चाहिए, बताओ देखें फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, बॉम्बे प्लान का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अरे बताओ, इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कुछ बड़े कदम लेने चाहिए। ठीक है, भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आज अपन पढ़ेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, योजना आयोग। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, देखो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने अपनी योजनाओं को चलाने के लिए क्या बनी, भारत की योजनाओं को नियोजित रूप से कर्मिक रूप से चलाने के लिए क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी कि किस प्रकार योजनाएं किस प्रकार चलाई जाएगी, कैसे क्या निर्माण होगा। तो इसके लिए किसका गठन किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, इसका गठन होता है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को क्या होता है, योजना आयोग का निर्माण होता है। ठीक है, फटाफट बोलो मेरे साथ साथ बोलो, योजना आयोग का गठन कब होता है, 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन कब होता है, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को किसका गठन होता है, योजना आयोग का। फटाफट बताओ देखें, योजना आयोग का गठन कब होता है, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 किसका गठन होता है, बताओ फटाफट, योजना आयोग का। यह होता है कैसी नियोजकी समिति की सिफारिश पर, कैसी नियोगी 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 समिति की सिफारिश पर किसका गठन होता है, योजना आयोग का गठन होता है। कैसी मतलब कैलाश चंद नियोगी, कैलाश चंद नियोगी, कैलाश चंद नियोगी की समिति की सिफारिश पर किसका गठन होता है, योजना आयोग का गठन होता है। कब होता है, 15 मार्च 1950 को होता है। 15 मार्च 1950 को कैसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किसका गठन होता है, योजना आयोग का होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को कैसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया जाता है। ठीक है, फिर ये देखो, यह किसके प्रस्ताव पर गठित की गई थी, यह मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठित की गई थी। किसके, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसका गठन किया गया था। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसका क्या किया गया, गठन किया गया था। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसका गठन किया गया था। फिर ये क्या थी, एक गैर संवैधानिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैर संवैधानिक प्लस सलाहकारी संस्था, गैर संवैधानिक व सलाहकारी संस्था है। ये कैसी संस्था है, गैर संवैधानिक व सलाहकारी संस्था है। अर्थात इसका संविधान में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात ये संविधान के लागू होने के बाद, ठीक है, संविधान के लागू होने के बाद। अब मेरे को आप बताओगे संविधान कब लागू हुआ था, कब बनकर तैयार हुआ था, दोनों बात बताओगे। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार करूंगा। जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जवाब देगा मैं उसका नाम अगली वीडियो में लूँगा। ठीक है, गैर संवैधानिक और सलाहकारी, एक सलाहकारी संस्था है, बाकी डिपेंड करता है सरकार पर कि वो इसकी सलाह को मानेगी या नहीं मानेगी। ठीक है, पहले तो ये कैसी संस्था है, सलाहकारी व गैर संवैधानिक, सलाहकारी और गैर संवैधानिक संस्था है। कि कैसी संस्था है, सलाहकारी और गैर संवैधानिक। पहली बात क्या पड़ी, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। दूसरी बात, कैसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, कैसे, किसके प्रस्ताव पर, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसका गठन किया गया। किसके प्रस्ताव पर, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसका गठन किया गया। फिर दूसरी बात, ये कैसी, गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। फिर इसका आपसे पूछेगा अध्यक्ष कौन होता है,
अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री। कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा इसके 3 अंशकालिक और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 3 पूर्णकालिक और 3 अंशकालीन, 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं। 3 पूर्णकालीन और 3 अंशकालीन क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। इसके 3 पूर्णकालीन सदस्य इसमें कौन आते हैं? रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री, और फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। ठीक है, कौन कौन आते हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, अब जो भी बात पड़ी एक बार दोबारा दोहराएंगे। स्थापना 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किस किस समिति की किस सिफारिश पर? कैसी नियोगी? कैलाश चंद्र नियोगी समिति की सिफारिश पर। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसका गठन किया गया। यह गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है इसका अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। प्लस 3 इसमें पूर्णकालीन सदस्य होते हैं और 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं। 3 इसमें पूर्णकालीन सदस्य होते हैं और 3 इसमें क्या होते हैं? अंशकालीन सदस्य होते हैं। जो 3 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, और 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल, इनके जो टर्म्स हैं, कार्यकाल, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। और इसका टाइम, जो इनका टाइम क्या है? कार्यकाल इनका अनिश्चित टाइम कार्यकाल होता है। जब तक सरकार रहेगी, जब तक सरकार चाहेगी, तब तक ये इसके अंशकालीन पूर्णकालीन सदस्य बने रहेंगे। ठीक है, तो एक बार आप देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लियोगे। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 कैसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। ठीक है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठित एक संस्था है जो गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, 3 पूर्णकालिक और 3 अंशकालीन सदस्य। पूर्णकालिक 2 डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है। फिर ये क्या होती है? इसने क्या किया कि भारत की आज़ादी के बाद भारत ने अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और कौन सी रणनीति अपनाई? भारत ने अपने विकास के लिए, इसका कार्य क्या था? भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और कौन सी रणनीति अपनाएगा? भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता व रणनीति अपनाएगा? भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता व रणनीति अपनाएगा? इसमें इस जो संस्था है, ये प्लानिंग कमीशन है, इसने केंद्रीय भूमिका निभाई। अर्थात भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और कौन सी रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। ठीक है, इसने क्या किया कि भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा और कौन सी रणनीति अपनाएगा, कौन सा रास्ता और कौन सी रणनीति अपनाएगा, ये फैसला करने में योजना आयोग ने क्या निभाई? महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभाई। क्या भूमिका निभाई? इस योजना आयोग ने कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 12 5-year प्लान, 12 पंचवर्षीय योजनाएं। देखो स्पेस कम है तो आपको थोड़ा बहुत दिख रहा तो ही, एक बार नज़र रखना बस कहाँ पर क्या लिखा है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं, बाकी मैं याद यहीं करवा दूंगा अगर आप वीडियो में बने हुए हो। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 बार वीडियो देख लोगे तो आपको कन्फर्म याद करवा दूंगा मैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 एकल वर्षीय योजनाएं क्या की इसने? तैयार करके दी। भारत को 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 एकल वर्षीय योजनाएं तैयार करके दी। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 एकल वर्षीय योजनाएं। फिर इसके साथ क्या हुआ? 2014 में आए बीजेपी की सरकार। 2014 में क्या आई? बीजेपी की सरकार। और बीजेपी की सरकार ने 2015 में जो पीएम नरेंद्र मोदी है, पीएम
नरेंद्र मोदी है, उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदलकर इस संस्था को बंद कर दिया और इसके स्थान पर किसका गठन किया, नीति आयोग का गठन कर दिया। इसके स्थान पर किसका गठन कर दिया, नीति आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, एक बार देख लो फटाफट, फिर अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं नीति योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को किसकी स्थापना, योजना आयोग की। किसकी, कौन सी समिति की सिफारिश पर, बोलो फटाफट, कौन सी समिति की सिफारिश पर, कैसी नियोगी या कैलाश चंद समिति की सिफारिश पर। ठीक है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसका गठन किया गया। किसके प्रस्ताव पर, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसका गठन किया गया। कितने सदस्य, इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री की 3 पूर्णकालिक और 3 अंशकालिक, 3 पूर्णकालिक और 3 अंशकालिक। पूर्णकालिक सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा ये कैसी संस्था है, सलाहकारी है और गैर संवैधानिक। ना तो जरूरी नहीं, इसकी सलाह लेना बाध्यकारी नहीं है, ले तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, केवल सलाह देने का काम है। जैसे तुम्हें कोई कह देता है भाई तू ऐसा कर लेना, तू 5 घंटे पढ़ लेना, मन तो तुम्हारा ही है, तुम नाला कम से कम एक मिनट नहीं पढ़ पाते हो। ठीक है, मन तो तुम्हारा ही। गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है कि मतलब संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, +3 इसके अंशकालीन सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता या रणनीति अपनाएगा, भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता या रणनीति अपनाएगा, यह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, योजना आयोग ने निभाई। योजना आयोग ने निभाई। क्या किया इसने, 12 पंचवर्षीय योजना और 7 एकल वर्षीय योजनाएं दे दी। 12 पंचवर्षीय योजना और 7 एकल वर्षीय योजनाएं किसने दे दी, योजना आयोग ने। कितनी पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना और 7 एकल वर्षीय योजनाएं किसने लागू की, योजना आयोग ने। फिर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके स्थान पर किसका गठन कर दिया, नीति आयोग का गठन कर दिया। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका गठन किया, नीति आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, अब बात करेंगे अपन योजना आयोग के कार्यों की। ठीक है, मैं मानूंगा कि आपको ये यहाँ पर ही याद हो गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, योजना आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं उनकी। योजना आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले योजना आयोग का कार्य होता है संसाधनों का आकलन करना और उनका उपयोग करना। संसाधनों का आकलन करना और उनका उपयोग करना, योजनाओं की समीक्षा करना और सुझाव देना कि जो भी योजनाएं होती है जो बनाई जाती है उनका क्या करना, सुझाव देना और उनकी समीक्षा करना कि हमारे विकास के लिए किस प्रकार की क्या योजना अभी चल रही है या किस प्रकार की योजना चाहिए हमारे को। इन सभी योजनाओं का क्या करना, समीक्षा करना और सुझाव देना। ठीक है, जो प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना, जो भी योजनाएं कार्यरत होती है प्रगतिशील है उनका मूल्यांकन करना कि किस प्रकार से योजनाएं काम कर रही है और किस प्रकार से वो ठीक तरीके से मतलब एडजस्ट कर रही है नहीं कर रही, मतलब जैसा जितना गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है उतना काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये सारा बात। विकास की योजनाओं बनाना और प्राथमिकता निश्चित करना कि विकास की योजनाएं बनाना और प्राथमिकता निश्चित करना कि विकास की योजनाएं बनाना एक तो, और प्राथमिकता निश्चित करना कि किस योजना को कितनी प्राथमिकता देनी है, किसको ज़्यादा वरीयता देनी है, किसको कम देनी है, ये भी बात इसमें तय करती है योजना आयोग। योजना आयोग की अगला कार्य क्या होता है, विकास की योजना के बाधक तत्वों का पता लगाना। जो भी योजनाओं के विकास में जो भी बाधक तत्व आते हैं जैसे है ना, उन सभी का पता लगाना। ठीक है, और उनका निवारण करना, ये भी योजना आयोग का कार्य होता है। पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, एक अगला कार्य का होता है पंचवर्षीय योजनाएं, जो आपको पता भी है योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 7 एकल वर्षीय योजनाएं बना के दी है। तो एक बार मेरे साथ साथ बोलना, आपको बोलना है। ठीक है, जितना मेरे साथ साथ बोलोगे उतना यहीं पे याद हो जाएगा, बाकी तो आप जानते ही हो, कितना ही पढ़ लेना बाकी। सबसे पहले बोलोगे संसाधनों का आकलन करना और उनका उपयोग करना। बोलो संसाधनों का आकलन करना और उनका उपयोग करना। संसाधनों का आकलन करना और उनका उपयोग करना। योजनाओं की समीक्षा करना और सुझाव देना। योजनाओं की समीक्षा करना और सुझाव देना। बोलो योजनाओं की समीक्षा करना और सुझाव देना। पहला संसाधनों का आकलन करना और उपयोग करना, संसाधनों का आकलन करना और उनका उपयोग करना। दूसरा योजनाओं की समीक्षा करना और सुझाव देना। तीसरा प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना। तीसरा प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना। तीसरा क्या है, प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना। विकास की योजनाओं को प्राथमिकता देना, विकास की योजनाएं बनाना और प्राथमिकता निश्चित करना। विकास की योजनाएं बनाना और प्राथमिकता निश्चित करना। तो पहला संसाधनों का
आकलन करना और उपयोग करना। दूसरी, योजनाओं की समीक्षा करना और सुझाव देना। तीसरी, प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना। चौथी, विकास की योजनाएं बनाना और प्राथमिकता निश्चित करना। विकास की योजनाएं बनाना और प्राथमिकता निश्चित करना। पांचवी क्या है? पांचवी है विकास की योजनाओं के बाधक तत्वों का पता लगाना। विकास की योजनाओं के बाधक तत्वों का पता लगाना। विकास की योजनाओं के बाधक तत्वों का पता लगाना। लास्ट, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। तो एक बार मेरे साथ बोलना बिना देखे आंखें बंद करके बोलना। सबसे पहले बोलो, संसाधनों का उपयोग करना तथा उनका आकलन करना। संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करना है और उनका आकलन करना। ठीक है, कि कितनी मात्रा में हमारे पास क्या है, संसाधन है। ठीक है, योजनाओं की समीक्षा करना और उनका सुझाव देना। योजनाओं की समीक्षा करना और सुझाव देना। प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना। विकास की योजनाएं बनाना। प्राथमिकता निश्चित करना। विकास की योजना के बाधक तत्वों का पता लगाना। पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। एक बार दोबारा बोलोगे, संसाधनों का आकलन करना तथा उनका उपयोग करना। संसाधनों का आकलन करना तथा उनका उपयोग करना। योजनाओं की समीक्षा करना तथा सुझाव देना। योजनाओं की समीक्षा करना तथा सुझाव देना। प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना। प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना। विकास की योजनाएं बनाना और प्राथमिकता निश्चित करना। विकास की योजनाएं बनाना और प्राथमिकता निश्चित करना। विकास की योजनाओं के बाधक तत्वों का पता लगाना। विकास की योजनाओं के बाधक तत्वों का पता लगाना। लास्ट क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। ठीक है, मैं मानूंगा कि आपको याद हो गया होगा। एक बार देखिए, बोलो फटाफट। संसाधनों का आकलन करना और उनका उपयोग करना। संसाधनों का आकलन करना और उनका उपयोग करना। योजनाओं की समीक्षा करना और सुझाव देना। योजनाओं की समीक्षा करना और सुझाव देना। प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना। प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना। ठीक है, विकास की योजना बनाना और प्राथमिकता निश्चित करना। विकास की योजनाएं बनाना और प्राथमिकता निश्चित करना। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां गया विकास की योजनाओं के बाधक तत्वों का पता लगाना। सॉरी, थोड़ी बहुत तकनीकी इश्यू आ गया था, तो अपन एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। वैसे कन्फर्म हो गया है, मेरे को लगता है जितना हो सकता है उतना कन्फर्म हो गया है। सबसे पहले विकास की योजनाएं बनाना और सुझाव देना। विकास की योजनाएं बनाना और उनका आकलन करना। योजनाएं बनाना, उनका आकलन करना, उपयोग करना। ठीक है, विकास संसाधनों का आकलन करना तथा उनका उपयोग करना। योजनाओं की समीक्षा करना तथा सुझाव देना। प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना। प्रगतिशील योजनाओं का मूल्यांकन करना। चौथी बात क्या है? विकास की योजनाओं को बनाना और उनको प्राथमिकता देना। विकास की योजनाओं को बनाना और उनको प्राथमिकता देना। 5वां है विकास की योजना के बाधक तत्वों का पता लगाना। विकास की योजना के बाधक तत्वों का पता लगाना तथा 6th हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको बनाना। ये हमारे क्या थे? योजना आयोग के कार्य थे। अब अपन चलेंगे जो योजना आयोग को बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना की जाती है? नीति आयोग का। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। देखिए मैं फटाफट बोलो, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। ठीक है, अपन अब पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नीति आयोग के बारे में। सबसे पहले नीति आयोग का पूरा नाम भी पूछ सकता है आपसे, क्या होता है नीति आयोग का पूरा नाम? नेशनल, ये होता है, ये ऐसे होता है नीति। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
ये इसका पूरा नाम होता है। मेरे साथ साथ बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 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 ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चुपचाप मेरे साथ 5 बार बोल के दिखाओ, देखें, बोलो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। बोलो भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, मेरे साथ साथ बोलो, देखें, बोलो भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। मैंने बताया इसका गठन किसके स्थान पर किया गया है, आपसे पूछ ले तो योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। इसका गठन किया गया था कब? 1 जनवरी 2015। इसका गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को किसका गठन किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। किसके द्वारा? बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उनके द्वारा किसका गठन किया गया? नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। इसको किस नाम से जाना जाता है? ये क्या करता है? भारत के लिए योजनाओं का एक टैंक है। भारत के लिए योजनाओं का क्या है? एक टैंक है। इस कारण क्या, इसे थिंक टैंक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थिंक टैंक। इसे किस नाम से जाना जाता है? थिंक टैंक। थिंक टैंक हिंदी में भी लिख लेना, थिंक टैंक। ये भी थोड़ी लिखो हिंदी में, ये तो लिख लोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, थिंक टैंक, इसको किस नाम जाना जाता है? थिंक टैंक से भी नाम से जाना जाता है। अब देखो, योजना आयोग कैसी संस्था थी? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठित की गई एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था थी ना। तो ये भी क्या है? एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इंस्टीट्यूट है ये, गैर संवैधानिक व सलाहकारी संस्था। सलाहकारी संस्था, गैर संवैधानिक व सलाहकारी संस्था। क्या है? ये भी है गैर संवैधानिक व सलाहकारी संस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कैसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको उसमें बताया योजना आयोग में कितने सदस्य होते थे। एक तो प्रधानमंत्री होता था, 3 अंशकालीन, 3 पूर्णकालीन। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था। 3 पूर्णकालीन कौन कौन से होते थे? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। 3 अंशकालीन होते थे, उनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता था। इसमें क्या होता है? इसका अध्यक्ष तो कौन होता है? प्रेसिडेंट। कौन होता है इसका? अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है अध्यक्ष? कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसके सदस्य कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके सदस्य कितने होते हैं? 3 इसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्य कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखो यूपीएससी तक में भी पूछा गया है, ये संस्था किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह संस्था किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह करती है सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करती है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, क्लियर है बात? यह किस सिद्धांत पर काम करती है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करती है।
ठीक है, अब एक बार मेरे साथ साथ बोलना। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के स्थान पर। बोलो मेरे साथ, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया? नीति आयोग का। आपका आंसर होगा नीति आयोग का। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर आपसे पूछेगा, इसका हिंदी में भी नाम पूछ ले तो भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। बोलो, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। फिर आपसे पूछेगा इसकी स्थापना कब होती है? बोलो मेरे साथ, देखा 4-5 बार बोल दो। 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। योजना आयोग की 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। जबकि नीति आयोग की 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। दोनों में एक बात कॉमन है, वो भी गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था थी, योजना आयोग भी। और ये भी क्या है? गैर संवैधानिक व सलाहकारी संस्था है। गैर संवैधानिक व सलाहकारी संस्था। ये किस सिद्धांत पर काम करती है? सहकारी संघवाद के। किस सिद्धांत पर काम करती है? सहकारी संघवाद के। बताओ देखिए, कौन से सिद्धांत पर काम करती है नीति आयोग? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 3 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। ठीक है, सारी बातें हो गई। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके 3 सदस्यों की, तो एक तो इसमें क्या होता है? सीईओ होता है। ठीक है, कौन होता है? सीईओ, प्रबंध निदेशक। ठीक है, एक तो क्या होता है? प्रबंध निदेशक होता है, और एक पूर्णकालिक सदस्य होता है, और एक होता है उपाध्यक्ष। ठीक है, एक तो अध्यक्ष हो गया जो प्रधानमंत्री होता है, 3 सदस्य हो गए ना इसके, एक तो अध्यक्ष हो गया और एक उपाध्यक्ष। ये 3 सदस्य होते हैं इस प्रकार इसमें। ठीक है, एक तो कौन हो गया? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष और सीईओ। अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे को बताओ देखिए, वर्तमान में कमेंट बॉक्स में बताओ देखिए, आपको नॉलेज है तो ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है और उपाध्यक्ष कौन है? बताओ देखिए, मैं कमेंट बॉक्स में इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का। बताओ, इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। कौन है इसके अध्यक्ष वर्तमान में? उपाध्यक्ष सुमन बेरी। सुमन बेरी। सुमन बेरी। सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के सीईओ। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी। अरे सुमन बेरी नहीं है, बेरी। ठीक है, सुमन को बेरी मत करो तुम, सुनती है वो। ठीक है, फिर देखो सीईओ कौन है इसके? सीईओ है VVR सुब्रमण्यम। VVR सुब्रमण्यम। VVR सुब्रमण्यम ये वर्तमान में क्या है? नीति आयोग के सीईओ है। ये अपना क्या है? नीति आयोग था। क्या था अपना? नीति आयोग। एक बार मेरे साथ साथ बोलोगे? बोलोगे क्या? तो प्रॉमिस करो बोलोगे, तब तो बोलोगे, क्योंकि अपने को तो यही याद करना है, बार बार थोड़ी ना पढ़ेंगे अभी इन चीज़ों को। अगर आप 1-2 बार भी वीडियो देख लोगे ना, मैं कन्फर्म बता रहा हूँ आपको, ये यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करें नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। आपसे पूछ लेगा किसके स्थान पर इसका गठन हुआ था, आप बता दोगे योजना आयोग के। ठीक है, बता दोगे ना, योजना आयोग के। फिर आपसे पूछेगा योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपसे पूछेगा कब किया, तो आप बता दोगे 1 जनवरी 2015 को। कब किया? 1 जनवरी 2015 को। फिर इसके बाद में आपसे पूछेगा, इसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना, इसको और किस नाम से जाना जाता है? थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थिंक टैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कैसी संस्था है? एक गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था है। ये कैसी संस्था है? एक गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था है। गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था यानी कि संविधान में उल्लेख नहीं, सलाह देने का काम है, माने या ना माने। ठीक है, तू माने या ना माने,
ये सलाह देने का काम है, ठीक है, ये इसका काम। फिर किस सिद्धांत पर काम करती है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। की नीति आयोग किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप बता दोगे सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसके सदस्य कितने होते हैं? 3, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सीईओ। अध्यक्ष मैंने बता दिया प्रधानमंत्री होता है। सीईओ कौन है वर्तमान में? BVR सुब्रमण्यम। बोलो BVR सुब्रमण्यम। देखो लिखेंगे तो सब सदस्य, अगर आप वर्तमान सदस्यों के नाम भी लिख दोगे तो बताओ एग्जामिनर इम्प्रेस होगा कि नहीं होगा? बताओ खुश होगा कि नहीं होगा कि बच्चा को करंट का भी नॉलेज है, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम। और पूछेगा इसका सीईओ कौन है? तो आप बता दोगे BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। और इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ठीक है। ये अपने क्या थी? नीति आयोग था। मैं मानूंगा आपको याद हो गया होगा। अब अपन बढ़ेंगे NDC, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। NDC बोलो, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। NDC नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। इसके सदस्य, एक तो नीति योजना आयोग के जितने भी सदस्य थे, योजना आयोग के सदस्य कौन कौन थे बताओ? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। इसके अलावा 3 अंशकालीन सदस्य, ठीक है। और अब इसमें किसको शामिल किया गया? जो NDC है, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, वो तो थी। इसके अलावा इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रशासक या मुख्यमंत्री, इन सबको इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। इसका काम क्या होता है? योजना आयोग जो भी क्या करता है? योजनाएं बनाता था। योजना आयोग जो भी योजनाएं बनाता था, उन योजनाओं को लागू करने का काम किसका था? इस NDC का था, ठीक है, NDC का था, ठीक। अब अपन बात करेंगे NDC में। मैंने आपको इसके बारे में जितना भी था वो बता दिया। अब एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको NDC क्या है। तब तक देखिए आप, मैं इसको कर रहा हूँ, एक बार आप रिवाइज़ कर लो जितना भी पहले पढ़ा है, फटाफट रिवाइज़ कर लो। आप अच्छे बच्चे हो ना, आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। आपको बुरा थोड़ी ना लगता है मैं कुछ बोलता हूँ तो? देखो मैं क्या स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों निकल जाता है। बाकी तुम कोई मेरे से लगता है मेरे से बड़ा, जो मेरे लिए मेरे भाई, बड़े भाई जैसा, बाकी वो कोई भी देख रहे होंगे वो इस समान ही है, ठीक है। बाकी मेरे दोस्तों के जैसे मेरे दोस्त भी देख रहे होंगे, ठीक है। आपको बस समझ में आना चाहिए और बाकी तो आप सब समझदार हो। नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। इसको NDC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NDC, ठीक है। इसको किस नाम से बोलते हैं? NDC, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या होता है इसका हिंदी में नाम? राष्ट्रीय विकास परिषद। इंडियन नहीं लिखा हुआ ना, राष्ट्रीय, नेशनल यानी राष्ट्रीय डेवलपमेंट यानी कि विकास, और कमीशन यानी कि परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको किस नाम से, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NDC, ठीक है। NDC, ठीक है। सबसे पहले बोलो NDC का पूरा नाम नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना, पहला क्वेश्चन, स्थापना बताओ। मैंने अभी बताई थी आपको, कमेंट बॉक्स में लिखो। 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, यानी कि 15 अगस्त के कितने दिनों पहले? 5 और 4 9, 9 दिनों के पहले। किसकी? 15 अगस्त मनाने से पहले, हमारा देश का आज़ादी दिवस मनाने से पहले किसकी स्थापना की गई थी? नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट कौन होता है? वही प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके सदस्य कौन होते हैं, ठीक है। इसके सदस्य कौन होते हैं तो आपका आंसर होगा योजना आयोग के सभी सदस्य
योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के ऑल मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के सभी सदस्य, योजना आयोग के सभी सदस्य, इसके अलावा प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के यूनियन टेरेटरीज के, जो यूनियन टेरेटरीज है तो आप लिख लेना केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरीज, यूटी है ना, यूनियन टेरेटरीज के सभी यूनियन टेरेटरीज के प्रशासक, ये इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, सभी यूनियन टेरेटरीज के प्रशासक क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। अब आप बोलोगे इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना। योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना। योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना, ये अपना नेशनल डेवलपमेंट कमीशन था। ठीक है, छोटा सा अच्छा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन ठीक है। सबसे पहले मेरे साथ बोलोगे एनडीसी, बोलो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, स्थापना 6 अगस्त 1952, फटाफट बोलो 6 अगस्त 1952, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की स्थापना 6 अगस्त 1952, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952। आपसे पूछे, कोई सपने में भी पूछ ले, आप सपना ले रहे हो, सपने में कोई आ गया और पूछ लिया, बताओ नेशनल डेवलपमेंट कमीशन की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, और आप सपने में बता दोगे, मेरे को पता है, बता दोगे उठ के, अरे तेरे को पता नहीं, 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। फिर आपसे वो पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन होता है, पागल तेरे को ये भी नहीं पता क्या कौन होता है, प्रधानमंत्री। सदस्य कौन होते हैं, योजना आयोग के सभी सदस्य, प्रधानमंत्री हो गया, इसमें वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब आ गए, 3 उसके अंशकालीन सदस्य आ गए। ठीक है, प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी यूनियन टेरेटरीज के प्रशासक या मुख्यमंत्री भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। एक बार मेरे साथ बिना देखे बोलोगे, देखो आँख मीचो और बोलो, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन 6 अगस्त 1952 को स्थापना, अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा योजना आयोग के सभी सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना। ये लो आपके सामने आपका एनडीसी, मैं मानूंगा आपको एनडीसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में क्या थी पंचवर्षीय योजनाएं, बताओ। देखिए फटाफट, पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कमेंट बॉक्स में देखें, कितने का आपकी तैयारियां चल रही है, कितनी धूमधाम से आप अपने माँ बाप का नाम, पेरेंट्स का नाम रोशन करने की तैयारियों में लगे हुए हो, फटाफट बता दो। देखिए आप अच्छे बच्चे हो, सभी अच्छे स्टूडेंट्स हो, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, जो पहले कमेंट करेगा मैं उसका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। ठीक है, मैं आपसे जो क्वेश्चन देता हूँ उसके आंसर भी दिया करो। मैं क्वेश्चन करता हूँ ना, कुछ बच्चे अच्छे हैं जो है ना, बहुत अच्छे हैं जो वीडियो देख के उसका आंसर देते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सबसे पहले बताओ इसका टाइम पीरियड क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का। बच्चों ये 1951 से 56 तक चली, क्योंकि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में, और ये 1951 से
1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना रही। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का क्या रहा, टाइम पीरियड रहा। इसको बनाया था हेराल्ड डोमर ने। किसने बनाया था इसको, किसने बनाया था? ये मुद्दे थे हेराल्ड डोमर। इसी कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? हेराल्ड डोमर मॉडल। इस योजना को किस नाम से जाना जाता था? हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1951 से 56। इसे योजना किसने बनाया? हेराल्ड डोमर ने बनाया। किसने बनाया? हेराल्ड डोमर ने बनाया। इस कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसमें बात करते हैं कि इसमें प्राथमिकता किसको दी गई जब ये योजना बनाई गई। तो मैंने बताया था ना, योजना आयोग का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है कि योजनाओं को आकलन करना, उनको प्राथमिकता देना, प्राथमिकता निश्चित करना। तो इसमें पहले प्राथमिकता किसने दी थी? इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी बताओ? देखिए, इसमें प्राथमिकता दी गई थी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को, यानी कि कृषि एवं सिंचाई को किसको दी गई थी प्राथमिकता? कृषि एवं सिंचाई को। इसमें किसे प्राथमिकता दी गई थी? कृषि एवं सिंचाई को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। इसके अलावा मैं बात करूँ, पहली बात तो मैंने बताई आपको 1951 से 56। इसे किसने बनाया? हेराल्ड डोमर ने बनाया। ठीक है, इस कारण इसे किस नाम जाना जाता है? हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसमें जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि व सिंचाई को दी गई। ठीक है, अब अपन इसमें पढ़ेंगे इसके द्वारा चलाई गई परियोजनाएं। इसमें कौन कौन सी परियोजनाओं का इसके अंतर्गत चलाई गई परियोजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं इस योजना के अंतर्गत चलाई गई। ठीक है, एक बार थोड़ी देर देखना, मैं थोड़ा गेट खोल देता हूँ। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि इसके अंतर्गत प्रमुख कौन कौन सी परियोजनाओं को दिए गए। सबसे पहले इसमें भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इनका बाद में लिखूंगा। देखिए ये कहाँ, पहले आप लिखते जाना कमेंट बॉक्स में कहाँ पर ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, फटाफट बताओ कहाँ पर है ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, कहाँ पर है? फिर दूसरी हीराकुड बांध परियोजना। दूसरी हीराकुड, कुंड मत बोला करो आप, ये हीराकुड होता है। ठीक है, हीराकुड बांध परियोजना। ठीक है, एक है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये फटाफट बताओ कौन कौन से स्टेट में है, कमेंट बॉक्स में बताओ देखे कौन कौन से स्टेट में है। देखो, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है अपने पंजाब राज्य में। कहाँ पर है? पंजाब राज्य में। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहाँ पर है? अपने पंजाब राज्य में। ये जो दूसरी है हीराकुड बांध परियोजना अपने बताओ देंगे ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, ठीक है। तीसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये बताओ कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है ये? यहाँ लिख देता हूँ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। सबसे पहले मेरे साथ बोलोगे, आप बोलोगे मेरे साथ साथ, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली बताओ? पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1951 से 56 तक। मेरे साथ बोलोगे 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। इसे किसने बनाया था? हेराल्ड डोमर ने बनाया था। किसने बनाया? हेराल्ड डोमर ने बनाया। इस कारण इसे किस नाम जाना जाता है? हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता
प्राथमिकता दी गई। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं चलाई गई। कौन कौन सी? भाखड़ा नांगल पंजाब, भाखड़ा नांगल पंजाब, पंजाब भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल पंजाब। बोलो भाखड़ा नांगल पंजाब, पंजाब भाखड़ा नांगल। हीराकुड, हीराकुड ओडिशा, ओडिशा हीराकुड, हीराकुड ओडिशा, ओडिशा हीराकुड, ओडिशा हीराकुड, ओडिशा में हीराकुड, ओडिशा में हीराकुड, ओडिशा में हीराकुड। पंजाब भाखड़ा, पंजाब भाखड़ा, पंजाब भाखड़ा, पंजाब भाखड़ा। दामोदर नदी घाटी परियोजना वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक बार 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर ने बनाया, हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, प्राथमिकता कृषि व सिंचाई को 3 परियोजनाएं चलाई गई। कौन कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल, हीराकुड परियोजना ओडिशा एंड भाखड़ा नांगल पंजाब में। अब अपन बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। अगर नोट्सों की बात करो तुम खुद के खुद ही बना लिया करो, या जो अपना टेलीग्राम चैनल है टाइम चेंजिंग क्लासेस, ठीक है, उससे जुड़ जाओ। मैं आपको नोट्स जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं वैसे ही आपको चैप्टर अवेलेबल, इनके तो मैं अभी करवा दूंगा दोनों के। ठीक है, लेकिन पहले आप वीडियो देखो, मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखने से ज़्यादा फायदा होगा, मेरी क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे अपन। बताओ द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या होगा? देखिए आप में कितना कॉमन सेंस है, कमेंट बॉक्स में बताओ द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या होगा, फटाफट बताओ क्या होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलेगी आपके अकॉर्डिंग? द्वितीय पंचवर्षीय योजना बताओ, बताओ मेरे प्यारे भाइयों, बताओ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की थी, 1951 से 56, तो 56 से 61 हो गई। ठीक है, ये कब से? 1956 से 1961 तक। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इस योजना को बनाया था किसने? महान लोविस ने। किसने बनाया था? महान लोविस ने। किसने बनाया था बताओ? देखिए मैं बोल रहा हूँ इस योजना को किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस। किसने बनाया था इसको? पीसी महाबलोनिस। इसको देख लेना नाम एक बार, मेरे को मिस प्रिंट भी हो सकता है। ठीक है, इस कारण इसको पीसी महाबलोनिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस योजना को किसने तैयार किया था? पीसी महाबलोनिस ने। इस कारण इसको पीसी महाबलोनिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को किसने तैयार किया था? पीसी महाबलोनिस ने। इस कारण इसे किस नाम जाना जाता है? पीसी महाबलोनिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। बोलो मेरे पास, मेरे साथ साथ बोलो। देखिए सबसे पहले इस योजना को तैयार किसने किया था? पीसी महाबलोनिस ने। ठीक है, इस कारण इसे किस नाम जाना जाता है? पीसी महाबलोनिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। कब से कब तक? 1956 से 61 तक। दूसरी बात, इसमें प्राथमिकता किसको दी गई? पहली प्राथमिकता, पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि और सिंचाई को। इसमें प्राथमिकता किसको दी गई बताओ? इसमें प्राथमिकता पहले प्रायोरिटी दी गई, इसमें किसको दी गई? इसमें प्राथमिकता दी गई भारी उद्योगों को। ठीक है, उद्योगों को, औद्योगिक विकास को, उद्योगों को क्या दी गई? इसमें प्राथमिकता दी गई। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में किसको दी गई थी? कृषि एवं सिंचाई को दी गई थी। ठीक है, फिर इसमें जो भारी उद्योग थे उसको प्राथमिकता दी गई। जैसे उसमें 3 परियोजनाएं लागू की गई थी, इसमें उद्योगों की, इसमें इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? इस्पात संयंत्र। इसमें कुछ इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। कुछ इस्पात संयंत्रों की इसमें क्या की गई है? स्थापना की गई है। कौन कौन से इस्पात संयंत्र मैं आपसे बोलता हूँ। मैं पहले आपको नाम लिख देता हूँ आपके सामने, फिर आप बताना देखिए कौन कौन से और कहाँ पर है, किसकी सहायता से। सबसे पहले मैं लिखता हूँ दुर्गापुर। अब आप बताओ, आपके मैप में भी आ सकता है, ज्योग्राफी में इनमें आ सकता है ना। ठीक है, दुर्गापुर ये कहाँ पर है और किसकी सहायता से? ठीक है, राउरकेला, दुर्गापुर, राउरकेला ये कहाँ पर है बताओ? राउरकेला कहाँ पर है? दुर्गापुर कहाँ पर है? और भिलाई, और भिलाई। ठीक है, ये कहाँ पर है और किसकी सहायता से स्थापना की गई? ठीक है, भिलाई। ये आपके सामने हो गए तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ठीक है,
भिलाई, ठीक है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की जाती है। कौन कौन से? दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। दुर्गापुर कहाँ पर है? यह है, बताओ देखिए कमेंट बॉक्स में। पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। देखिए अब आप राउरकेला बताओ, राउरकेला बताओ किसकी सहायता से? राउरकेला कहाँ पर है? राउरकेला कहाँ पर है बताओ? राउरकेला उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी परियोजना? हीराकुड परियोजना। और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी परियोजना। उड़ीसा में किसके सहायता से बताओ? उड़ीसा में किसकी सहायता से? आपके लिए छोड़ दो कमेंट बॉक्स में, बताओ छोड़ दो क्या? किसकी सहायता से? ये थी जर्मनी की सहायता से। जर्मनी की सहायता से, ठीक है। भिलाई, भिलाई कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। भिलाई ये अकेले गढ़ में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यूनिक तरीके से लिखता हूँ जिसको आपको याद हो जाए, ठीक है। 36गढ़, 36गढ़ ऐसे मत लिखना, छत्तीसगढ़ आपको लिखना तो ऐसे ही है, ठीक है। कहीं आप मेरी तरह लिख दो तो एग्जामिनर हंसने लग जाए आप पे कि क्या लिख दिया, छत्तीसगढ़। ये किसकी सहायता से? ये रूस की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। रूस की सहायता से स्थापित किया गया। आप कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर रहे हो अगर, तो बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामों की तैयारी में। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी हमारी, उसमें क्या हुआ था? बोकारो इस्पात संयंत्र, उसकी स्थापना उसमें हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्न क्वेश्चन दिया जाता है, निम्न में से किसी योजना का गठन या किस इस्पात संयंत्र का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में नहीं हुआ था? तो 3 तो ये दे देता है और 1 बोकारो दे देता है, वो आंसर होता है बोकारो में, ठीक है। तो एक बार दोबारा पढ़ेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसने बनाई? पीसी महाबलोनिस ने। पीसी महाबलोनिस ने इस योजना को बनाया, ठीक है। इस कारण इसे पीसी महाबलोनिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। प्राथमिकता भारी उद्योगों को दी गई, भारी उद्योगों को इसमें प्राथमिकता दी गई। प्लस इसमें 3 इस्पात संयंत्रों की क्या की गई? स्थापना की गई। 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जो ब्रिटेन की सहायता से की गई। दुर्गापुर में जो पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर, उसमें ब्रिटेन की सहायता से खोला गया, इस्पात संयंत्र लगाया गया। राउरकेला जो ओडिशा, राउरकेला अब मैं आपसे पूछता हूँ, राउरकेला में एक ओडिशा में एक क्या है? हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम बताना। देखो आपको जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो यूनिक क्वेश्चन देता हूँ, पूछे जाते हैं बार बार एग्जामों में, ठीक है। तो आप उनको सर्च किया करो, जो नई चीज़ पूछता हूँ ना आप उनको सर्च किया करो गूगल पे, फिर कमेंट बॉक्स में, या खुद को नहीं पता तो सर्च करके पूछा देखा करो, ठीक है। राउरकेला ओडिशा जर्मनी में, ठीक है। राउरकेला ओडिशा और जर्मनी की सहायता से लगाया गया ये इस्पात संयंत्र। भिलाई छत्तीसगढ़ रूस, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस, ठीक है। भिलाई रूसी कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। भिलाई को किसने रुसाया? छत्तीसगढ़ में रूस ने रुसाया, ठीक है। ये अपने आज का सेशन था, मैं उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया होगा। बाकी आपको बताइए क्या करना है, ठीक है। धन्यवाद।